बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेस रिवाइंड पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर। आज हम सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का मॉडल पेपर। आप लोग की ऑब्जेक्टिव की क्लास इस समय नहीं चल रही थी और आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आज मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ एमसीक्यू टाइप प्रश्न, जो आप सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों, जिनका एग्ज़ाम नज़दीक है वो सभी लोग ये वीडियो ज़रूर देख लें। और हाल ही में कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर जो है आयोजित किया गया था केमिस्ट्री का, तो कानपुर का ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर एग्ज़ाम हुआ, तो जिनका ऑब्जेक्टिव होना है वो चैनल पर कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर जो है मैंने सॉल्व करा दिया, वो देख लेंगे। साथ ही साथ डीडीयू यूनिवर्सिटी में जो पेपर कराया गया है उसका भी पेपर आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो नई शिक्षा नीति के तहत जो नया सिलेबस है, आपके नया सिलेबस जो चालू है इसके तहत संचालित किया जा रहा है। साथ ही साथ हम प्रिपेयर हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, और आपके यूट्यूब पर जो क्लास होती है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस डी पॉइंट पर, वो होती है रात 8 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास, माफ़ करिएगा केमिस्ट्री की क्लास 9 बजे आपकी चलाई जाएगी फिजिक्स की क्लास, और शाम 7 बजे आपकी बॉटनी की क्लास संचालित की जाएगी और जूलॉजी की क्लास। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो उनको सॉल्व करेंगे। तो आप पहला प्रश्न देख सकते हैं, पूछा गया आपसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ड्यू टू, जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है वो किसके कारण होता है? वीकेंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग एमंग वाटर मॉलिक्यूल, या इट्स हाई स्पेसिफिक हीट, या इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोस्तों, जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। पानी में जो हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं इसके कारण जो होगा वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत अधिक हो जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पूछा गया है विच फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, इनमें से कौन सा फोर्स मजबूत है? पहला दिया गया है डाइपोल फोर्स, ऑप्शन बी दिया गया है आयन फोर्स, सी नंबर दिया गया है आयन डाइपोल फोर्स, और डी नंबर ऑप्शन दिया गया है कि आयन एंडीसेट डाइपोल फोर्स। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो आयन फोर्स होता है दोस्तों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वीकेंड बॉन्ड, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वीकेंड बॉन्ड है। पहला हाइड्रोजन, दूसरा आयनिक, सी दिया गया है कोवैलेंट, और डी दिया गया है मेटालिक। तो सबसे जो वीकेंड बॉन्ड हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पेयर लाइकली टू फॉर्म द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, इन पेयर में से आपको बताना है कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, पहला दिया गया है H2O2 में एंड H2O में, बी दिया गया है HCOOH एंड CH3COOH एसिटिक एसिड में, या CH3COOH या CH3COOCH3, या डी नंबर दिया गया है SiH4 एंड SiCl4। आपको बताना है कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। तो स्ट्रांग जो होगा, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग होगा वो होगा CH3COOH एंड CH3COOH में। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेट द डाइपोल मोमेंट, इनमें से जो सबसे अधिकतम डाइपोल मोमेंट है किसमें है? ग्रेटेस्ट इज द आयनिक नेचर में, या लेसर द पोलैरिटी में, या सी ऑप्शन दिया गया है सिमिलर टू आयनिक नेचर, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है नन ऑफ दीज। दोस्तों आपको बताना है तो ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट जो होगा वो किस में होगा? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। तो ये होगा ग्रेटर द आयनिक नेचर में। किस में होगा? ग्रेटर द आयनिक नेचर। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है फजांस रूल से। अकॉर्डिंग टू फजांस रूल पोलराइजेशन इज मोर व्हेन, यानी कि फजान के नियम के अनुसार जो ध्रुवण होगा वो सबसे अधिक किसमें होगा? स्मॉल कैटायन एंड स्मॉल एनायन में, या स्मॉल कैटायन एंड स्मॉल एनायन में, या लार्ज कैटायन एंड लार्ज एनायन में, या लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन में। आपको बताना है कि फजान के नियम के अनुसार जो ध्रुवण है सबसे अधिक किसमें होगा। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। तो सबसे ज़्यादा जो ध्रुवण होगा दोस्तों वो होगा स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन में। किसमें होगा? स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल प्रोड्यूस, एस और पी ऑर्बिटल का जो संकरण होता है वो क्या आपको देता है? टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑर्बिटल, या टू ऑर्बिटल एट 180 डिग्री, या 4 ऑर्बिटल डीएसएसएड बाई टेट्राहेड्रली, आपको बताना है आंसर। और डी दिया गया है, डी ऑप्शन दिया गया है आपसे कि 3 ऑर्बिटल इन द प्लेन। क्या दिया गया है? 3 ऑर्बिटल इन द प्लेन। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। तो जो एस और पी ऑर्बिटल जो होता है, एस और पी ऑर्बिटल का जो संकरण होता है वो क्या हमें देता है? वो देता है दोस्तों 2 ऑर्बिटल एट 180 डिग्री का, यानी कि 180 डिग्री का जो है देता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही हो जाएगा। एस और पी ऑर्बिटल जो प्रोड्यूस करेगा वो 2 ऑर्बिटल एट 180 डिग्री प्रोड्यूस करेगा, यानी कि एस और पी ब्लॉक ऑर्बिटल का जो संकरण है उनका जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है आपसे कि स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, क्या पूछा गया है? अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पिरामिडल, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल या ट्राइगोनल बाईपिरामिडल? आप लोग को बताना है स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। सभी लोग आंसर करेंगे कि अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होगा NH3 का वो क्या होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि अमोनिया का किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। चलिए अगला पर सॉल्व करते हैं। पूछा गया है हाइब्रिडाइजेशन इन NH3 मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल का जो संकरण होगा वो क्या होगा? NH3 मॉलिक्यूल का जो संकरण होगा दोस्तों क्या होगा? sp होगा, sp2 होगा, या sp3 होगा, या sp3d होगा? चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। संकरण बताना है NH3 मॉलिक्यूल का। चलिए तो NH3 मॉलिक्यूल का संकरण बताना है। तो NH3 मॉलिक्यूल का जो संकरण होगा दोस्तों हो जाएगा sp3 संकरण। क्या हो जाएगा? sp3 संकरण पाया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल में जो संकरण होगा वो क्या होगा? संकरण निकालने के लिए मैंने ट्रिक आप लोग को बता दी है। ठीक है, तो आप एक बार थ्योरी की क्लास जरूर रिवीजन कर लीजिए। आप लोग को वेस्पर थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, साथ ही साथ फैजान का नियम और जो इनऑर्गेनिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उन सभी का मैंने डिस्कशन कर दिया है। तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल आप आंसर करेंगे कि H2O मॉलिक्यूल में संकरण क्या होगा। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग, बताइए। आंसर करके सभी लोग बताइए कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो H2O मॉलिक्यूल में जो संकरण होगा दोस्तों वो होगा sp3। क्या होगा? sp3 संकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 11 नंबर प्रश्न, वेस्पर थ्योरी, बैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो आपसे पूछी गई है, पूछा गया है कि कंट्रीब्यूशन इन द फाउंड इन किस। अगला प्रश्न पूछा गया है द एलिमेंट हैविंग लोवेस्ट इनिशिएशन एनर्जी अमंग द फॉलोइंग, इन में से यानी इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसमें लोवेस्ट इनिशिएशन एनर्जी पाई जाएगी? 1s2 2s2 2p3, या बी नंबर ऑप्शन दिया गया है 1s2 2s2 2p6 और 3s1, या सी ऑप्शन दिया गया 1s2 2s2 2p6, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया 1s2 2s2 2p5। तो इसमें से जो सबसे लोवेस्ट इनिशिएशन एनर्जी होगी वो ऑप्शन बी में होगी। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि द एलिमेंट हैविंग लोवेस्ट इनिशिएशन एनर्जी अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसके पास लोवेस्ट इनिशिएशन एनर्जी पाई जाएगी? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है Na+, बी दिया गया है Al3+, और सी ऑप्शन दिया गया O2- चार्ज, और डी दिया गया N+। तो इनमें से जो लोवेस्ट इनिशिएशन एनर्जी होगी दोस्तों वो N+ में होगी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज, यानी कि आपको बताना है सही क्रम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर आपको सही क्रम बताना है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन का यानी संकरण ऑर्बिटल बताना है किसका? कार्बन का बताना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हम हमेशा देखेंगे कि sp इज़ ग्रेटर देन sp2, sp2 इज़ ग्रेटर देन sp3। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आप देखेंगे हमेशा बढ़ते क्रम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाइगर इनिशिएशन एनर्जी, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसके पास हाइगर इनिशिएशन एनर्जी पाई जाएगी? बोरान,
कार्बन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो इनमें से जो सबसे हाईगर इनिशियल एनर्जी पाई जाएगी वो नाइट्रोजन में पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, अगला प्रश्न पूछा गया है कि विच है द लार्जेस्ट फर्स्ट इनिशियल एनर्जी। इनमें से सबसे पहले लार्जेस्ट इनिशियल एनर्जी किसमें पाई जाएगी। तो लार्जेस्ट इनिशियल एनर्जी की बात की जाए तो Na में बिल्कुल नहीं पाई जाएगी, पोटेशियम में नहीं पाई जाएगी और रोडियम में भी नहीं पाई जाएगी। तो इस प्रकार से लिथियम में पाई जाएगी। फर्स्ट इनिशियल एनर्जी किसमें पाई जाएगी, लिथियम में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द करेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज, यानी सही विद्युत ऋणीयता के आधार पर सही क्रम क्या होगा। कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और दिया गया है आपका फास्फोरस। फिर दिया गया है NSiCnP, सी ऑप्शन दिया गया है SpC और N या PSiN और C। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर इनका सही क्रम क्या होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर जो सही क्रम होगा वो सिलिकॉन, फास्फोरस और कार्बन और नाइट्रोजन। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द आयन हैज़ द लार्जेस्ट आयनिक रेडियस। इनमें से कौन सा आयन है जिसके पास लार्जेस्ट आयनिक रेडियस पाया जाएगा। Be2+ या Mg2+ या C2+ या Sr2+। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। Sr2+ इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज। करेक्ट ऑर्डर बताना है आयनिक रेडियाई के आधार पर। Fe इज ग्रेटर देन Fe2, Fe2 इज ग्रेटर देन Fe3+। बी दिया गया है O2- ग्रेटर देन O2- और ग्रेटर देन O2+, या ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आयोडाइड आयन ग्रेटर देन I+I+, या ऑल ऑफ दीज। आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर आयनिक रेडियाई के आधार पर। तो करेक्ट ऑर्डर जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनका सब का करेक्ट ऑर्डर है आयनिक रेडियाई के सापेक्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। एमंग दिया गया है ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई, यानी बढ़ते एटॉमिक रेडियाई के आधार पर जो दिए गए हैं मोनोवैलेंट एटम हैं ये ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये सब क्या है मोनोवैलेंट एटम है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई के आधार पर इनका जो है ऑर्डर बताना है। इंक्रीजिंग यानी बढ़ते यानी कि रेडियाई के आधार पर इनका क्रम क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन और ब्रोमीन, या बी दिया गया है कि फ्लोरीन इज ग्रेटर देन लेस देन कार्बन, कार्बन लेस देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेस देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज लेस देन क्लोरीन। तो जो इसका ऑर्डर क्रम हो जाएगा तो सबसे पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका जो क्रम होगा यही सही आंसर हो जाएगा। अगला है इनिशिएशन पोटेंशियल इज लोवेस्ट फॉर। इनिशिएशन पोटेंशियल जो है लोवेस्ट किस में होती है, हाइड्रोजन्स में, इनर्ट गैस में, या एल्केलाइन मेटल में, या एल्केलाइन अर्थ मेटल में। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर। इनिशिएशन पोटेंशियल इज लोवेस्ट फॉर, तो इनिशिएशन जो पोटेंशियल लोवेस्ट होता है वो एल्कली मेटल्स में होता है। किस में होता है, एल्कली मेटल्स में होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट आयनिक रेडियाइस। इनमें से सबसे लार्जेस्ट आयनिक रेडियाइस किसकी है, Na+ की, K+ की, Li+P या CS की। तो इनमें जो लार्जेस्ट आयनिक रेडियस हो जाएगा वो CS+ का हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है द एलिमेंट विथ स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेचर, वो कौन सा एलिमेंट है जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, Cu, CS, Cr या Ba। तो इस प्रकार से CS जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कार्बन एटम ऑफ एसिटिलीन मॉलिक्यूल अंडरगोस हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि एसिटिलीन मॉलिक्यूल में कार्बन का संकरण क्या होगा। तो एसिटिलीन मॉलिक्यूल में जो कार्बन का संकरण होगा वो क्या होगा, वो होगा
sp संकरण। क्या हो जाएगा? sp संकरण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी बात हो एसिटिलीन मॉलिक्यूल की तो एसिटिलीन मॉलिक्यूल में जो कार्बन का संकरण होगा वो sp संकरण होगा। ठीक है, अभी आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर दिया गया था एथिलीन मॉलिक्यूल। जब एथिलीन मॉलिक्यूल की बात हो तो एथिलीन मॉलिक्यूल में sp संकरण होता है दोस्तों। क्या होता है? sp संकरण। और एसिटिलीन में जो संकरण होता है वो sp संकरण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है द बॉन्ड एंगल इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल। एसिटिलीन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा? तो एसिटिलीन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। आपको पता है sp संकरण में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडक्टिव इफेक्ट इज शोन बाय। इंडक्टिव जो इफेक्ट होता है वो क्या शो करता है? आपको सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड शो करता है। क्या दिखाता है? सिग्मा बॉन्ड दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो आई प्लस इफेक्ट। इनमें से कौन सा ग्रुप है जो आई प्लस इफेक्ट शो करता है? ये क्वेश्चन जो है कानपुर यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था, DDU यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, आपसे भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर करेंगे। आप सभी लोग आंसर करेंगे कि इनमें से आई प्लस इफेक्ट कौन शो करता है, कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो आई प्लस इफेक्ट दिखाता है। चलिए आंसर करेंगे। तो इनमें से आई प्लस इफेक्ट कौन दिखाएगा? OH माइनस जो है वो दिखाएगा, या COOH, या माइनस OCH3, या माइनस CH3। चलिए आंसर करेंगे आई प्लस इफेक्ट। तो आई प्लस इफेक्ट जो दिखाता है माइनस CH3 दिखाता है। क्या दिखाता है? CH3। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये हूबहू क्वेश्चन कानपुर यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था, DDU यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, अगला पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो आई माइनस इफेक्ट। इनमें से आई माइनस इफेक्ट कौन शो करता है? चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर आप लोग सभी करेंगे, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। ठीक है, -C6H5, बी दिया गया है -CH3, और सी दिया गया है -CH2 CH3, और डी दिया गया है -CH3। तो जब भी आई प्लस इफेक्ट की बात करा जाएगा तो क्या दिखाएगा? -CH3 दिखाएगा आई प्लस इफेक्ट, और आई माइनस इफेक्ट दिखाएगा -C6H5। क्या दिखाएगा? -C6H5। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBIP प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोस ओनली sp हाइब्रिडाइजेशन। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो केवल और केवल sp संकरण दिखाता है? चलिए आंसर करेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड CH, या H2C डबल बॉन्ड CH2, या दिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड H। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये क्या दिखाता है? ये केवल और केवल sp संकरण दिखाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द न्यूक्लियोफिलिक एमंग द फॉलोइंग। इनमें से आपको न्यूक्लियोफिलिक चुनना है। कौन सा? Cl+, AlCl3, OH- और CH3+। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोग को सॉल्व करा दिया है, तो आप सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एमंग द फॉलोइंग में से न्यूक्लियोफिलिक जो दिखाएगा वो OH- दिखाएगा। OH- जो है वो न्यूक्लियोफिलिक है। अगला है ए न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट इज। एक न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट जो होता है वो क्या होता है? लुईस एसिड, या लुईस बेस होता है, या पॉजिटिव स्पेसिस होता है, या नानाप दीज होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक जो रेजेंट होता है वो लुईस बेस होता है। क्या होता है? लुईस बेस होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए फ्री रेडिकल इज। यानी कि आपको बताना है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है फ्री रेडिकल का। तो कैरेक्टरिस्टिक में प्रेजेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या मौजूद होती है, या डाई मैग्नेटिक करेक्टर होता है, या डाई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। आपको बताना है फ्री रेडिकल में जो फ्री रेडिकल का जो सामान्य लक्षण है वो क्या होता है। इनमें जो है इवन नंबर इलेक्ट्रॉन की इवन नंबर की संख्या उपलब्ध होती है, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या फ्री रेडिकल में डाया मैग्नेटिक करेक्टर होता है, या इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। तो इनमें
फ्री रेडिकल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या मौजूद होती है। क्या होती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या मौजूद होती है, यानी प्रेजेंस ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पूछा गया है आपसे, अगला प्रश्न पूछा गया ए फ्री रेडिकल इज, ए फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक नॉन एग्जिस्टिंग या शॉर्ट लिविड होता है, या डाईमैग्नेटिक होता है, या फेरी स्टेबल होता है। तो ये फ्री रेडिकल जो होता है वो डाईमैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला पर सॉल्व करेंगे, द मोस्ट स्टेबल कार्बन इज, इनमें से मोस्ट स्टेबल कार्बन कौन सा है? मेथिल कार्बोकेटायन, प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, या टर्सरी कार्बोकेटायन। तो इनमें से जो मोर स्टेबल होगा दोस्तों वो क्या होगा? मोर स्टेबल जो होगा वो टर्सरी कार्बोकेटायन होगा। क्या होगा? टर्सरी कार्बोकेटायन होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्ज हाइएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी, इनमें से किसके पास हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है? F माइनस, OH माइनस, CH3 या NH2 में। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। तो जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो होती है CH माइनस में, CH3 माइनस में। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अमंग द फॉलोइंग इज, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में से कौन सा है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था कानपुर यूनिवर्सिटी में, और DDU यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा CH3 का होल थ्राइज CH+ हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। पूछा गया ए फ्री रेडिकल इज, तो ए फ्री रेडिकल क्या होता है? डाईमैग्नेटिक होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, ए न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट इज, ए न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट इज, न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट क्या होता है? तो न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट जो होता है वो लुईस बेस होता है। क्या होता है? लुईस बेस होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी, माफ करिएगा बी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल ऑफ कार्बन इन मेथिल कार्बोकेटायन इज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है बैलेंस सेल यानी कार्बन के बैलेंस सेल मेथिल यानी कि मेथिल कार्बोकेटायन के बैलेंस सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो उनकी संख्या क्या होगी? चलो आंसर करो सभी लोग। तो संख्या होगी 6 हो जाएगी। पूछा गया है यहाँ पर मेथिल कार्बोकेटायन में कार्बन, मेथिल कार्बोकेटायन इन कार्बन, मेथिल कार्बोकेटायन में कार्बन का जो बैलेंस सेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो अब कितनी होगी? 6 होगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ लैक्टिक एसिड आर, ऑप्टिकल आइसोमर पूछा गया लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या कितनी पाई जाएगी? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 2, बी दिया गया है 4, और सी दिया गया है 6, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 8। तो इसमें से जो ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या होगी लैक्टिक एसिड में दोस्तों वो हो जाएगी 4। लैक्टिक एसिड में जो ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो 4 होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एक्साइबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की जब बात हो तो यहाँ पर कंटेन करेगा Y2C डबल बॉन्ड CXY जो होगा ये क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव है? तो ऑप्टिकली एक्टिव CHCl3 ऑप्शन दिया गया है, CH3 CH2OH दिया गया है, CH2 CH2CH या CH3CHOHCOH। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की बात की जाए तो CHCl3 जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, और आप जो पहला देख रहे हैं क्वेश्चन ये भी कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन कानपुर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान करके और ये तैयार जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज पॉसिबल इन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होंगे वो किसमें पॉसिबल हैं? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसमें पॉसिबल है? प्रोपेन या 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन या पेंटेन या ब्यूटेन 2। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर में जो संख्या होगी वो किसमें पॉसिबल होगी? ब्यूटेन 2 में, पेंटेन में, प्रोपेन में
या 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन में? आंसर करेंगे आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड इज एक्साइटेड टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमर? इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 या CH3 CH डबल बॉन्ड CH2? ऑप्शन नंबर सी दिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया CH3 का होल ट्राइज C डबल बॉन्ड CH3 का होल ट्राइज। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी कि CH3 का होल ट्राइज C ट्रिपल बॉन्ड माफ करिएगा डबल बॉन्ड C सिंगल CH3 का होल ट्राइज, ये जो होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ये सेम क्वेश्चन जो है कानपुर यूनिवर्सिटी में यही पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एक्सिट द ऑप्टिकली फॉर्म? इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में होगा? तो वो हो जाएगा 1-ब्यूटेनॉल। 1-ब्यूटेनॉल जो होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है चिराल मालिक्यूल्स आर दोज विच आर नॉन सुपरिम्पोजेबल इन देयर मिरर इमेज या सुपरिम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज या अनस्टेबल मॉलिक्यूल या शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर? चलिए तो आप बताएंगे इसका आंसर। तो जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नॉन सुपरिम्पोजेबल इन देयर मिरर इमेज, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया चिराल मॉलिक्यूल आर दोज विच आर, ये भी क्वेश्चन सेम पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नॉन सुपरिम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज। दोनों क्वेश्चन सेम है, तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था, बलिया यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है, कानपुर यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है और आपसे पूछा गया है आपके DDU यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज शो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या शो करता है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों कॉर्नर पर इसके क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ दोनों कॉर्नर पर इसके हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में क्या है, यहाँ पर भी सेम जुड़े हुए हैं लेकिन यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर दोनों जो कॉर्नर पर जुड़े हुए हैं एटम वो सेम है लेकिन यहाँ पर डिफरेंट एटम जुड़े हुए हैं। यहाँ पर दोनों सेम है, यहाँ पर दोनों क्या जुड़े हैं? हाइड्रोजन। यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन के सेम हैं लेकिन दोनों डिफरेंट फॉर्म है। तो आपको बताना है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाया जाएगा तो इसी प्रकार से दिखाया जाएगा, सब में डिफरेंट एटम लगे होंगे और हाइड्रोजन और ब्रोमाइड, यहाँ पर आयोडीन यानी कि जो हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व होंगे वो सेम होंगे, उनका भी डिफरेंट होगा और यहाँ पर ग्रुप जो कंटेन होंगे यानी कि जो डिफरेंट सेम करेंगे वो क्या करेंगे, वो ज्योमेट्रिकल यानी कि ईजेड सिस्टम में, जब ईजेड सिस्टम आपसे निकालने के लिए पूछा जाएगा तो ईजेड सिस्टम में डिफरेंट जो सेम होंगे वो ई संरचना जो करते हैं, ई जो प्रदर्शित करते हैं, ई आइसोमर वो करते हैं डिफरेंट, जिनका सेम होता है वो जेड करते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के सापेक्ष में इस प्रकार का इस क्वेश्चन आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर? इनमें से पूछा गया है कि कौन सा हार्डवेयर नहीं है, CPU, इनपुट, आउटपुट या ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर जो होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल हार्डवेयर नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर सिस्टम से लगभग 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? BDU, प्रिंटर, पॉलिटर और अगला जो दिया गया है आपसे हार्ड डिस्क। इनमें से बताना है कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस जो है हार्ड डिस्क नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है द इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्यूटर आर गिवन इन द लैंग्वेज। इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर इज गिवन लैंग्वेज, यानी कि
जो है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कौन सा लैंग्वेज में देता है, जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देता है वो कौन सा लैंग्वेज में देता है, बेसिक में या कोडेड में या कॉम्पिलर में या मशीन। चलिए ऑप्शन नंबर आंसर करेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मशीन हो जाएगा। डॉस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र या मल्टी प्रोग्रामिंग या टाइम शेयरिंग। डॉस जो है वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डॉस जो है दोस्तों वो है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, MS DOS वाज द फर्स्ट डेवलप्ड बाई। MS DOS जो है वो फर्स्ट डेवलप्ड बाई, यानी कब पहली बार कब जो है डेवलप किया गया था MS DOS। तो MS DOS जो फर्स्ट डेवलप किया गया था वो 1981 में डेवलप किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, माइक्रोफोन, माउस, स्कैनर या नन ऑफ दीज। तो इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है, तो माउस जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला है CPU कंसिस्ट ऑफ, CPU जो है वो क्या कंसिस्ट करता है, ALU या ALU एंड कंट्रोल यूनिट या ALU कंट्रोल यूनिट एंड द रेजिस्टेंस या नन ऑफ दिस। तो ALU जो है वो ALU के साथ साथ कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर को भी कंटेन करता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस क्लास में लगभग हमने 85 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, आज की इस क्लास में MCQ टाइप प्रश्न का मैंने एक प्रकार से मॉडल पेपर आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है, यानी 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन उसमें से जो है 75 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। तो आप लोग इस PDF को एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, और जो पहले क्लास हो चुकी हैं, जो पहले भी क्लासेस हो चुकी हैं, तो एक बार उन क्लास का रिवीजन जरूर कर लीजिए, जहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बाय टॉपिक यानी चैप्टर बाय चैप्टर MCQ मैंने करा दिया है। तो एक बार वो तैयार कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन माफ़ करिएगा, जो हाल ही में पेपर कराए जाएंगे, जैसे कि कानपुर यूनिवर्सिटी का जो पेपर है, DDU यूनिवर्सिटी का जो पेपर है, ये दोनों आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और जितना भी MCQ क्वेश्चन मैंने आप लोग को कराया है, यानी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर जितना भी क्लास हुआ उसका रिवीजन करके ही जाइएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले आप सभी लोग रिवीजन कर डालिए। 100% श्योर के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप लोग जितना, अगर आप मेरे पढ़ाए हुए जितने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो मेरे बताए हुए क्वेश्चन ना रहे हों। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। अगली क्लास में हम लेकर के आए हैं आपके लिए चैप्टर बाय चैप्टर, यानी कल आपको पहले चैप्टर के, यानी कि मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, तो आपका पहला चैप्टर है, उसके MCQ टाइप क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और वो कम अगर उतना तैयार कर लेते हैं तो उससे बाहर आपसे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछे जाएंगे, एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं आएगा अगर उतना तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 8 यूनिट है, यूनिट बाय यूनिट 8 क्लास में मैं आप लोग का MCQ का टॉपिक जो है वो समझा करके एक एक का आंसर बता करके आप लोग को समाप्त कर दूंगा। ठीक है, और जिनका फिजिक्स का कल पेपर है, फिजिक्स के लिए दोस्तों ज़्यादा क्लासेस नहीं हो पाई हैं, लेकिन जितना भी MCQ की क्लास हुई है उसका रिवीजन कर लीजिएगा। आज मैं कोशिश करूँगा रात 9 बजे आप लोग की फिजिक्स की भी क्लास होगी MCQ टाइप क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग एक बार PDF का रिवीजन कर लीजिए और अगली क्लास का वेट करिए, जल्द ही नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा।